हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एएस अकेडमी पर। तो आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में 17,000 वैकेंसी का आगाज़ हो चुका है। गवर्नमेंट ने भी उसको लगभग अनाउंसमेंट कर दिया है, तो उनको आने में अब देरी नहीं है। इसीलिए आप सुपर टेट की तैयारी से लग जाइए, जिसमें इन्वायरमेंट कम से कम 10-15 नंबर का आपका पक्का आना है। तो आप शुरू करिए हमारे साथ इन्वायरमेंट की क्लास। ये पहली क्लास है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्लास बाय क्लास में कराऊंगा आप लोगों को, तो आप शुरू से करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर लगभग 83% लोग सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उस लाल कलर को जाके हिट कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी आपकी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है मतलब, अब देखिए इन्वायरमेंट में क्या होता है। मान लीजिए ये इन्वायरमेंट है, तो ये दो चीज़ों, दो घटक मतलब हमारे दो कंपोनेंट। अजैव, ये पूछना जैविक घटक नहीं है। इन्वायरमेंट जो है हमारे दो घटकों से बना होता है, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। जैविक घटक वो होते हैं जिन जो लिविंग होते हैं, और अजैविक घटक वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे हमारे अजैविक होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है अब कि हमारा अजैविक घटक नहीं है। देखिए प्रोटीन हमारा एक अजैविक घटक है, क्योंकि वो एक एलिमेंट के सब्सटेंस के द्वारा मतलब घुला हुआ किसी प्रोडक्ट में मिलता है। हमारी बॉडी की सेल्स में एक एलिमेंट की तरह घूमता है। ठीक है, मृदा मतलब सॉइल। सॉइल को आप जानते हैं, मिट्टी एक अजैविक घटक है, उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। और तीसरा है हमारा कवक मतलब फंगस। अगर फंगस को देखा जाए तो ये प्लांट की उसमें आते हैं, किंगडम में, प्लांट किंगडम में इनको रखा गया है। तो ये हमारे प्लांट किंगडम में आते हैं। आप जानते हैं कि प्लांटों को हमारे लिविंग बीइंग में माना गया है, वो जिनमें हमको रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ये सारी प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो हम इनको लिविंग मतलब जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस भी एक एलिमेंट है जो कि सभी सेल्स और उसमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। अब आप देखिए 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, तीसरा ऑप्शन है हिमालय, और चौथा ऑप्शन है विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी आपने सुनी होगी कभी, विंध्याचल रेंज। तो ये आप सोचिए कहाँ पर पाए जाते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ लगभग 5 सेकंड का, इसको आप बता सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए समय, ये इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर ऐसा कोई वो नहीं, सदाबहार नहीं है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, हमारी वेस्टर्न घाट पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट, स्पीसीज ऑफ एनिमल सबसे ज़्यादा फाउंड किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट मतलब वहाँ पाए जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी है वो होता ही रहता है। और पूर्वी घाट में एक चीज़, ये पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन पूर्वी घाट में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी, जहाँ पर आपको ये मैंग्रोव के जो वन है वहाँ पर आपको देखने पड़ेंगे। मैंग्रोव एक ऐसा पौधा होता है जो कि सेलाइन वाटर मतलब खारे पानी में भी ग्रो कर जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि एक मात्र पौधा जो कि सेलाइन वाटर मतलब खारे पानी में भी सर्वाइव कर जाता है, वो कहाँ मिलता है। तो वो आपके ईस्टर्न घाट पर मतलब पूर्वी घाट पर मिलता है मोस्टली। ये अगर सबसे ज़्यादा तादाद में पूछा जाए तो कहाँ मिलते हैं ये मैंग्रोव के वन, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि हमारे इंडिया, जहाँ पर हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जहाँ पर मिलती है, मेघना जहाँ पर बनती है, वो वहाँ पर एक सुंदरवन का डेल्टा मतलब सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके दोनों बताती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमालय आप जानते हैं, हिमालय पर्वत होते हैं, विंध्याचल श्रेणी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इसे देखिएगा। परिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, एक होती है इकोलॉजी। आप इस शब्द को देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या
होती है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है इस चीज़ में कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन इकोलॉजी और इकोसिस्टम। देखिए, इकोलॉजी जो है, इको जो लॉजी है, इसमें आपको पीछे लॉजी शब्द दिखेगा जिसका मतलब होता है स्टडी, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो हम जो भी इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम है उनकी जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। और जो भी हम मान लीजिए अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी जिसका हम स्टडी कर रहे हैं वो इकोलॉजी होती है, और जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो इकोसिस्टम होता है। हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर, लेकिन स्टडी किसकी करते हैं? हम इकोसिस्टम की, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मतलब जो हमारी इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, मेनली मैं कहूँगा इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है, मतलब एनर्जी का सोर्स है, सॉरी फ्लो नहीं, सोर्स है, वो मुख्य रूप से मेन सोर्स क्या है? एटीपी। एटीपी क्या जानते हैं? अब मैं बताऊंगा एटीपी क्या होते हैं। सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। आप देखिए, ये डीएनए और आरएनए जो है ये हमारे होते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमारे पाए जाते हैं सेल के न्यूक्लियस में। इनसे ही हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। तो जानिए एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो किस में बनता है? हमारी सेल में बनता है। कौन बनाता है? आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये हमारी एटीपी बनाता है, और एटीपी हमारी यूज होती है एनर्जी के लिए। ठीक है, एज अ एनर्जी यूज होती है एटीपी हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो हमारा मेन सोर्स क्या हो जाएगा? ये हमारी सारी बॉडी में मिलते हैं। तो हम इकोसिस्टम में कहाँ एनर्जी दे रहे हैं? कहीं नहीं एनर्जी दे रहे हैं, और कंज्यूम ही कर रहे हैं हम इकोसिस्टम से। तो मेन सोर्स से क्या है? सूर्य का प्रकाश, जो सन रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करके हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा एक कंपोनेंट स्टार्च, मतलब अपना फूड बनाते हैं, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करके और एनर्जी फ्लो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इसी को हम इको सिस्टम कहते हैं। आगे आगे आप जैसे चढ़ेंगे क्वेश्चन की तरह से आप इसको डेफिनेटली आप समझेंगे, मतलब आप कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा समझा के भेजूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी, सहवासी, समझिएगा, सहवासी जीवों को प्रभावित किए न किए तो, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर आप देखिएगा, न प्रभावित, जीव को न प्रभावित किए तो, मतलब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है कि एक जीव है जो कि बगैर दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर, मतलब प्रभावित किए बगैर उसके ऊपर रह रहा है, तो वो क्या कहलाता है? अब मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके घर में कोई मेहमान आए और आपके यहाँ शेल्टर लिया, लेकिन आपको वो जो है खाने की पूर्ति कर रहे हैं, आपकी जो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको दूर कर रहे हैं, तो आप दोनों में म्यूचुअल, एक तरीके से म्यूचुअल कंडीशन बन जाएगी। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं सहजीविता। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है लेकिन दूसरे को, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो अब ये परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वो होते हैं जो कि दूसरे पर शेल्टर लेके उसका ही नुकसान करते हैं, खुद का फायदा करते हैं सिर्फ। जैसे कि इंसान के सर में जू, जो कि इंसान के सर में जू जिनके होते हैं वो उसी का खून चूसते हैं और उसी पर शेल्टर लेते हैं उनकी सिर पर, तो वो हमारे परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी कौन होते हैं? जो कि मरे हुए से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे फंगस, बहुत सारे जो कि डेड ट्रीज होते हैं उस पर आपने देखा होगा, उन पर फंगस हो जाती है, तो वो होते हैं मृतोपजीवी। निर्जीवी तो मरा हुआ ही होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्बायोटिक, सहजीवी। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, तो समझिएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। अब आप इसके ऑप्शन को पढ़िएगा। आपने पर्यावरण की परिभाषा पढ़ी होगी कि चारों तरफ को जो हमारा एनवायरनमेंट जो हमें घेरे हुए हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्या का मतलब आवरण, वो चारों तरफ, आवरण का मतलब ये आपने पलाने क्या क्या पढ़ा है। लेकिन इसके ऑप्शन की तरफ देखिएगा, बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक घटक, समुद्री तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरे रहती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे इसका? मोस्टली बच्चे इसका आंसर लगाएंगे 3। लेकिन मैं पीछे आपको ये बता चुका हूं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सिर्फ 2 चीजों से बना होता है, अबायोटिक और बायोटिक। मान लीजिए इंसान है, ठीक है, अगर इंसान कैसा एक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन इसकी जो यूज करने की एसेसरीज हैं घर में, बहुत सारी वैसी चीजें, मान लीजिए बेड है, टेबल है, कुर्सी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो तो हमारी डेड लिविंग वो है, डेड थिंग्स हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे? अबायोटिक थिंग। तो 2 चीज ही मिलके तो एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो हमारे इसकी सही परिभाषा क्या हो जाएगी? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। तो चलिए 6वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो 6वें क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरित पादप होते हैं, क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा था कि हर एक जो भी इकोसिस्टम होता है, फूड चेन होती है, उसमें पहले हम प्लांट को ही क्यों रखते हैं? आपने कभी सोचा था ये कि पहले हम प्लांट को ही रखते हैं? क्यों रखते हैं ऐसे? तो इसके ऑप्शन पढ़िए और आसानिए। वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं। क्या उनके फैले मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है इसीलिए वो फैले होते हैं? क्या ऐसा है? वे मृदा से जुड़े होते हैं, मतलब वो मिट्टी से जुड़े होते हैं, मिट्टी में होते हैं, उसके लिए उनको पहले रखा गया है? क्या ये प्रॉब्लम है? मतलब ये एक सजेशन है उनके लिए कि इसमें रखा जाए। और तीसरा ऑप्शन है, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से CO2 स्थिरीकरण करते हैं, और इनमें से कोई नहीं। अब समझिए क्यों। इसका ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे? मोस्टली बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों रखते हैं? पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं हमारे, वो एनर्जी बाय सन रेज बनाते हैं, सूर्य की किरणों से अपनी एनर्जी बना रहे हैं। फिर जिसको इसको कोई खानेगा तो उसमें एनर्जी का फ्लो जाएगा, ठीक है। एक तो इसको पहले रखा गया। दूसरा क्या कारण था कि ये जो इन्वायरमेंट में CO2 है उसको ये ऑब्जर्व करके उसको ये CO2 में कन्वर्ट करके और जीवों को प्रोवाइड करा रहे हैं, इसीलिए इनको पहले रखा गया, क्योंकि ये भी एक एनर्जी का ही सोर्स माना गया। क्यों? कि इसमें जो जीव हैं इनके खाने से इनको जो मिनरल्स या प्रोडक्ट और जो कुछ भी मिल रहा है, प्रोटीन वगैरह, वो भी तो एक ताकत एनर्जी का ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एनर्जी का ही काम कर रहे हैं तो अगर O2 वो काम, उनको O2 नहीं मिलेगी तो वो एनर्जी का फ्लो कैसे उनके अंदर जाएगा? ये आप सोचिए। उनको O2 नहीं मिलेगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करके और CO2 में नहीं बदलेंगे, तो जो लिविंग बीइंग है उनको कैसे जाके उनकी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया बढ़ेगी? तो ये एक मेन चीज़ थी कि इनको आगे रखा गया। ये सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल CO2 की स्तरीकरण करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस आपने हल्की फुल्की पढ़ी होगी, वरना मैं इसमें आगे जो कंसेप्ट वाली वीडियो लाऊंगा उसमें फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, बहुत सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, लेकिन पूरी बायो नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है? अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि एक लेवल तो ये है और एक लेवल ये है। अब इस लेवल से हमको इस लेवल पर जाना है, तो हमारी यहाँ पर जितनी भी एनर्जी थी वो वहाँ पर कितनी पहुँचेगी, ये आप बताइए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा होगा? लिंडमैन का 10% लॉ।
10% एनर्जी ट्रांसमिशन लॉ। तो उन्होंने कहा था 10%। चौथा ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। उन्होंने 1942 में एक ये कंसेप्ट दिया था। तो लिंडमैन ने अपने 10% एनर्जी फ्लो बारे में कंसेप्ट में क्या कहा था ये आप समझिए। मान लीजिए ये एक हर्बीवोरस है और ये एक कार्निवोरस है। यहाँ पर ये प्लांट है, हर्बीवोरस प्लांट खाएंगे, ठीक है। हर्बीवोरस ने यहाँ से प्लांट खाया, उसके पास थी पहुँच गई, ये आप समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, 100% एनर्जी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि 10% एनर्जी तो ये आगे ट्रांसफर कर देगा, लेकिन 90% एनर्जी ये अपने पास कंज्यूम कर लेगा। इसीलिए इसको 10% ट्रांसमिशन एनर्जी फ्लो कहा गया, जो कि लिंडमैन ने 1942 में दिया था। आप ये सन और दोनों लिंड में जो साइंटिस्ट थे उनको ध्यान रखिएगा, 1942 में उन्होंने दिया था और 10% लॉ दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? आप खाद्य श्रृंखला मतलब चैन फूड। अब मान लीजिए ये प्लांट है, इसको खरगोश ने खाया, खरगोश को किसने खाया? जैकॉल ने खाया, मतलब भेड़िए ने खाया, और भेड़ियों को शेर ने खाया। ये आपकी फूड चेन हो गई एक तरीके से। और बहुत सी होती हैं कि ये प्लांट है, प्लांट को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया? टिड्डे को सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया। ऐसे करके ये फूड चेन होती है। लेकिन ये किस फ्लो में हो रही हैं आप देखिए, ये किस फ्लो में हुई? दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हुई। अब लो टू मतलब लो टू अप चली, नीचे से ऊपर की तरफ चली, तो वो कैसी हुई? एक दिशीय मतलब एक डायरेक्शन में, ये बहुदिशीय मतलब मल्टी डायरेक्शन में, ये चक्रीय मतलब सर्कल, ये उभय दिशीय मतलब इधर उधर जाने के लिए मान लीजिए दोनों तरफ जा रहा है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि फूड चेन तो सीधी ही चली गई थी हमारी, नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, तो हमारा कैसा हो जाएगा? एक दिशीय मतलब यूनि डायरेक्शन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अत्याधिक चारण का परिणाम है। चारण मतलब जैसे गांव में गाय भैंस ये चारा चराने के लिए जो चरवाहा जो होते हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी सॉइल पर, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पहला है मृदा प्रदूषण। ऑब्वियस सी बात है, खाने से, चारे को खाने से कोई प्रदूषण तो होगा ही नहीं। मृदा अपरदन हो सकता है। ताप प्रदूषण, ताप का कोई मतलब नहीं है। जल, अब घास को खा रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन हो सकता है? नहीं, इतना इफेक्ट नहीं होगा कोई जलवायु परिवर्तन। मेन चीज़ क्या है कि मृदा अपरदन, सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन किस लिए होगा? जहाँ पर भी चारा है और वहाँ से जाके पशु होते हैं वो उस चारे को खा के आ जाते हैं, तो जो उस पार्टिकल और जो उसकी बाउंडेशन सॉइल की होती है वो ढीली हो जाती है, मतलब लूज हो जाती है। फिर जब भी वर्षा या कुछ भी बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो वहाँ से वो सॉइल जो है इरोज होने लग जाती है, मतलब बहने लग जाती है। उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि वहाँ पर जो घास उगी हुई थी वो घास को उखाड़ के पशु ने खा लिया, तो वहाँ पर एक लूजनेस आ जाएगी उसकी मिट्टी में, तो उसको हम सॉइलनेस कहेंगे। क्योंकि ऊपर से बारिश पड़ेगी, कोई भी पानी का जो फ्लो है वो आएगा तो उसको बह कर ले जाएगा और वहाँ की मिट्टी कहीं और जाके चली जाएगी, तो उसका कारण क्या है? सॉइल इरोजन इसका कारण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, ह्यूमस निर्माण में क्या होता है? पहले तो ह्यूमस समझिए क्या होता है। ह्यूमस आपने देखा होगा, ये एक प्लांट है, इस पे पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, इस पे पत्तियां लगी हुई हैं। ये पत्तियां मतलब वो होके पीली पड़ के, आप ये मान लीजिए पीली पड़ के और नीचे गिर गई, यहाँ ज़मीन पर गिर गई, बहुत सारी पत्तियां गिर गई, बहुत सारी। और यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे डीकम्पोजर हैं ये आए और इनमें इन्होंने डिकम्पोज करना शुरू कर दिया।
तो जो डिकम्पोज करके जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा ना हमारा, वो होगा हमारा ह्यूमस। और इसी को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, खेती में यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसको लगभग मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ह्यूमस को कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने मशरूम फार्मिंग के लिए बार सुना होगा, जो मशरूम फार्म होते हैं उनमें आपने ट्रे में जो भरा हुआ देखा होगा, वो ऑर्गेनिक खाद के तौर पर ह्यूमस का, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद के तौर पर ह्यूमस का भी यूज करते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल था। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गांव वगैरह में जो पेड़ के नीचे की जो पत्ती होती हैं उनको लोग एक झोरा इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उसको जो डिकम्पोज होके वो एक खाद की तरह बन जाती है, तो उसको खेत में जाके अपनी किसी भी बैलगाड़ी से या उससे जगह जगह डाल देते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह डाल देते हैं, तो वो बहुत अच्छा फर्टाइल करता है मिट्टी को, इसीलिए उसको ह्यूमस मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स उत्पन्न कर देता है। तो इसका क्या निर्माण कौन करता है, मदद कौन करता है? अपघटक, मतलब डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर हमारी मदद करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसका अगला पार्ट जो है वो कल आ जाएगा और उसके लिए आप इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि 83% लोग सब्सक्राइब्ड नहीं है मेरे चैनल पर और ये गलत बात है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो उसे जाके ज़रूर चैनल की चेक कीजिएगा। पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, मैं डेली प्रैक्टिस के लिए उस पर डालता रहता हूँ और इसकी भी जो इस वीडियो में पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।